बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड एक ऐसा कार्ड जो आपको ईएमआई पर ऑप्शन देता है पेमेंट करने का, ट्रांजैक्शन करने का, और ये जीरो कॉस्ट ईएमआई यानी नो कॉस्ट ईएमआई के तर्ज पर काम करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, यही सीखेंगे कि किस तरह से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड लेना है और क्या कुछ इस पर चार्जेस है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं IND हिंदी टेक पर यह महत्वपूर्ण वीडियो। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो EMI कार्ड होता है वो आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से अलग होती हैं। क्रेडिट कार्ड पर हम लोग कैश निकाल सकते हैं, लेकिन EMI कार्ड से हम लोग कैश नहीं निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर दो तरह की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से EMI पर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड की एक और खासियत है कि हम लोग एक बार में खरीदारी करें और जो 30 से 40 दिन का पीरियड मिलता है ड्यू डेट पर चुका दे तो हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, यानी एक बार में भुगतान कर देती हैं। तो आइए जानते हैं बजाज फिनसर्व EMI कार्ड के बारे में। यह EMI नेटवर्क कार्ड है जो कि आप लोगों को इस कार्ड पर 2 लाख रुपया तक के क्रेडिट लिमिट मिलते हैं। यह पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस से मिलता है, कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं होता है, इंस्टेंट में यह कार्ड आपको मिल जाता है। इस कार्ड की कुछ चार्जेस भी आती है, जो फर्स्ट टाइम जब आप इस कार्ड को लेने जाओगे तो आपको 530 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, जो कि कार्ड फी रखी गई है। इस कार्ड के अगर सालाना चार्ज के बारे में बात करें तो 117 रुपया रखा गया है, लेकिन यह सालाना चार्ज आपको तब लगेंगे जब साल में एक बार भी आप कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी अगर आप साल में एक बार भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो एनुअल चार्ज है इससे आप बच सकती हैं। इस कार्ड पर आपको एड ऑन कार्ड भी मिलते हैं जिसका चार्ज 199 रुपया आती है। अब जानकारी देते हैं नो कॉस्ट EMI के बारे में कि क्या सच में इस कार्ड से जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं नो कॉस्ट EMI पर होता है या जीरो कॉस्ट EMI पर होता है। वैसे मैं आपको बताऊं 1 मिलियन प्लस ऐसे प्रोडक्ट है जो ये ऑफर करती है नो कॉस्ट EMI और जीरो कॉस्ट EMI की। तो जीरो कॉस्ट EMI और नो कॉस्ट EMI आपके नज़र में हो सकता है, लेकिन मेरे नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नो कॉस्ट EMI का मतलब समझे। 4000 रुपया का आपने भुगतान किया, 4 महीने के लिए आपने टेन्योर को चुना, तो प्रत्येक महीना आपको 1000 रुपया देना है, यानी टोटल आप 4 महीने में 4000 ही दे रहे हैं उनको। तो ये होता है नो कॉस्ट EMI कि जितना खर्च किया उतना ही चुकाया। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये 99 रुपया प्लस टैक्सेस जो है कन्वीनियंस चार्ज के रूप में फर्स्ट EMI पर आपसे ले लेती हैं। यानी 4000 रुपया का ट्रांजैक्शन किया, 4 महीने की EMI पर कन्वर्ट किया, तो पहले महीने में जो 1000 रुपया कटेगा इसके साथ ही 99 रुपया प्लस टैक्सेस कन्वीनियंस चार्ज के रूप में कट जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ से 1000 रुपया ही कटेगा। तो इस तरह से हम लोग मानकर चलेंगे नो कॉस्ट EMI है भी, और अगर इस चार्जेस को देखते हैं तो नो कॉस्ट EMI नहीं है, क्योंकि 99 रुपया प्लस टैक्सेस कन्वीनियंस चार्ज के रूप में ले लिया गया। अब बात करते हैं ई मैंडेट के बारे में। देखो इस कार्ड को अगर आप लेते हो तो ECS ई मैंडेट आपको करना होता है, जो कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट वगैरह को जोड़कर करते हैं ताकि ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए, सही समय पर EMI कट जाए। EMI की ऑप्शन मिनिमम 3 महीना से लेकर मैक्सिमम 24 महीने की मिलती है। वो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, कंपनी पर भी डिपेंड करता है। इस कार्ड से आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी प्रोडक्ट खरीदारी कर सकती हैं। ऑनलाइन में Amazon, फ्लिपकार्ट ये सभी इनके पार्टनर हैं, टाई अप करके रखे हैं जहां से आप ले सकती हैं। तो चलिए ECS ई मैंडेट की चार्जेस भी बता देता हूं, जो है 118 रुपया। 118 रुपया जो कि सिलेक्टेड कुछ ऐसे बैंक है जिसके माध्यम से आप ECS ई मैंडेट कंप्लीट करते हैं तो 118 रुपया की चार्ज किए जाएंगे। लेकिन एक और चार्ज है इसमें, अगर किसी कारणवश ई मैंडेट आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं हो पाया, सेटलमेंट बैंक के साथ सेटअप नहीं हो पाया, उस स्थिति में 450 रुपया आपको चार्ज देना पड़ेगा। और ये चार्ज कोई सिलेक्टेड बैंक पर नहीं बल्कि सभी पर रखी गई है। इसके साथ ही बात करते हैं लेट पेमेंट के बारे में। सही समय पर आप इसका बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो 450 रुपया की ये चार्ज लगा देगा, जो कि काफ़ी हैवी चार्ज है। इसलिए ध्यान रखेंगे, नो कॉस्ट EMI है तो भाई नो कॉस्ट EMI के तौर पर ही आप आगे इसका पेमेंट करते रहे, टाइमली पेमेंट करते रहे। तो ये था कुछ जानकारी जो कि चार्जेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं, इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कार्ड को कैसे लेना है, क्या क्या डिटेल फिलअप करनी होती है।
डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कार्ड के लिए लिंक भी दे दिया है, उस पर आप क्लिक करिए और देखते हैं आगे। बजाज फिनसर्व EMI कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, सीधे इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर बताया गया है कि आपको 2 लाख रुपया तक के लिमिट इस कार्ड पर मिलेंगे। EMI नेटवर्क कार्ड है, ठीक है। इंस्टा EMI कार्ड की बेनिफिट बताया गया है कि 100% डिजिटल प्रोसेस होगा, कोई भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। 30 सेकेंड के अंदर यह कार्ड अप्रूव कर दिया जाएगा और इंस्टेंट में यह कार्ड एक्टिवेट भी कर दिया जाएगा। 1 मिलियन प्लस जो है प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट EMI पर ले सकती हैं। अप टू 24 मंथ तक के टेन्योर ऑप्शन मिलती हैं EMI पर लेने का और 3000 प्लस लोकेशन ये कवर करता है, यानी इस कार्ड से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं और EMI पर ले सकते हैं। साथ ही साथ नीचे में फी और चार्जेस बताई गई है, जो कि 530 रुपया यहाँ पर कार्ड की चार्ज देना पड़ेगा। एनुअल चार्ज 117 रुपया है, ये तब लगेगा जब आप 1 साल के अंदर एक बार भी इस कार्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक OTP जनरेट होगा आपके मोबाइल नंबर के लिए, आप यहाँ पर OTP को दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर में अपना नाम, जन्म तिथि, पैन कार्ड नंबर और आप जो रह रहे हैं वहाँ के पिन कोड को दर्ज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड को चुनेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को चुनेंगे और उसके बाद आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। 1,25,000 रुपया की लिमिट बता दी गई है, यानी कि मुझे 1,25,000 रुपया मिल सकते हैं, ऐसा बताया गया है। आगे मात्र 2 स्टेप है जिसे हमें प्रोसेस करना है। इसके लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आगे जो है KYC की प्रक्रिया करना होगा, जो कि KYC वेरिफिकेशन आता है। सबसे पहले आप अपने आधार नंबर के इस्तेमाल से आप KYC को पूर्ण कर सकते हैं, नहीं तो डिजी लॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फास्टेस्ट होगा जब आप आधार कार्ड की मदद से KYC करेंगे, तो ऊपर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर दिखाए गए कैप्चा को दर्ज करना है और नीचे से प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड आएंगे और नीचे जो शेयर कोड रहता है वो आपको दिखाई देता है, आप यहाँ से बदल भी सकते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो फोटो वगैरह होता है वो यहाँ पर आपको दिखाते हैं और फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नज़र आ रहा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि 530 रुपया जो कार्ड फी है वो यहाँ पर दीजिए और उसके बाद ही आपका कार्ड एक्टिवेट हो पाएगा। तो पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आता है, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहती हैं उस माध्यम को आप सिलेक्ट करेंगे और पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कार्ड की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करके इसका पेमेंट कंफर्म करेंगे, यानी कि भुगतान कर देंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस प्रकार से दिखा देगा कि हाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, जो सक्सेसफुल हो गया है और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से आप अपना कार्ड को देख सकते हैं व्यू कार्ड पर क्लिक करके और आपको यहाँ पर कार्ड एक्टिवेट करना होगा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ई मैंडेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट नाउ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ई मैंडेट की प्रोसेस होती है, जो कि अकाउंट होल्डर नाम में आपका नाम आएगा। IFSC कोड आपको दर्ज करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर दर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर अकाउंट टाइप सेविंग है या फिर करेंट अकाउंट वो दर्ज करना पड़ेगा। ब्रांच नेम और MICR कोड आ जाएंगे। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री करना है, फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर उसके बाद आएगा कि आप सुटेबल किस में है रजिस्ट्रेशन मोड को सिलेक्ट करने में, जैसे नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से। तो अगर आप नेट बैंकिंग से हैं तो नेट बैंकिंग को चुनेंगे, डेबिट कार्ड से ई मैंडेट करना चाहती हैं तो डेबिट कार्ड को चुनेंगे। 1 रुपया जो है कटेंगे और फिर बाद में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप जिससे आपको सुविधा हो उसको चुनकर प्रोसीड करेंगे और फिर आगे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो बता दिया जाता है कि आपका ई मैंडेट सक्सेसफुल रहा। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है
उसके बाद आपका जो कार्ड की आखिरी नंबर होती हैं वो दिखाए जाते हैं, लिमिट होता है वो दिखाए जाते हैं और बता दिया जाता है कि आपका कार्ड एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसको मैनेज करने के लिए डाउनलोड ऐप की ऑप्शन आता है जो कि बजाज फिनसर्व ऐप है। इसे आप डाउनलोड करेंगे सीधे प्ले स्टोर से। तो जैसा कि आपने देखा कि इस कार्ड को लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है, 1,25,000 रुपया के लिमिट मुझे दिया गया। आप इस कार्ड को मैनेज वगैरह करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन इनका इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें लॉगिन करके आप मैनेज कर सकते हैं। मिनिमम उम्र इसके लिए 21 वर्ष चाहिए, इंडियन है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड यानी EMI कार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और बात है कि आपका जो सिविल चाहिए वो 750 या 750 से ऊपर है तो इजीली मिल जाएगा। इसके कम वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। में डॉक्यूमेंट पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड है तो आसानी से आप इस कार्ड को ले सकते हैं। फिलहाल मैंने इस वीडियो में जानकारी आपको दे दिया है। अब अंततः बात करते हैं कि इस कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम सही समय पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इनका भुगतान नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे यानी लेट वगैरह हो जाएगा, तो उस स्थिति में आप इस कार्ड को ना लीजिए क्योंकि आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। और सिर्फ यही कार्ड पर नहीं बल्कि सभी कार्ड पर अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो सिबिल पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सही तरीका से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत सारे यूज़र इस कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप सही तरीका से इस्तेमाल करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं, अच्छे खासे ध्यान रखते हैं तो उस स्थिति में आपको विशेष चार्ज देना नहीं है, जो कि मैंने आपको जानकारी दे दिया। तो बस लास्टली फैसला आपका रहेगा। वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए आपको यह कार्ड लेना है या फिर नहीं लेना है। तो फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।